पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का खिताब आप सुन रहे थे, वो जज्बाती भी थे और बड़े पुरजोश भी थे और थोड़े से मुझे परेशान भी नज़र आए। जो मामला सारा इलेक्शन कमीशन शुरू किया, परेशानी की बात इसलिए भी है कि इमरान खान साहब तो साबिक वज़ीर आज़म है। इस मुल्क में टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उन्होंने लफ्ज़ एक यूज़ किया, टेक्निकल नॉकआउट। इस मुल्क में टेक्निकल नॉकआउट तो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स हुए में। यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनको टिल द राइज ऑफ कोर्ट की वर्डिक्ट सुनाया गया और वो नाअहल हो गए और 5 साल तक नाअहल ही रहे। नवाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए हुए थे और उनको जो है अकामा की बेस के ऊपर, अकामा यही था कि ऑब्वियसली उन्होंने भी इमरान खान साहब की तरह यही प्ली लिया हुआ था कि उनको उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या उनके किसी सेक्रेटरी ने या पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने ये गाइड नहीं किया था कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जब जमा कराना है तो उसके अंदर उन्होंने उस सैलरी का जिक्र भी करना है जो कि अकॉर्डिंग टू द कोर्ट एसेट थी, जो सैलरी उन्होंने कभी ली नहीं। तो इलेक्शन कमीशन के उसके अंदर वो जो बेटे की फर्म थी या बेटे की फर्म ना भी होती उसमें जमा, तो वो भी ये कहते रहे कि जी मुझे तो पता नहीं, मेरी तो अरबों रुपए की जायदाद फैली हुई है, मुझे क्या पता, मुझे तो उसने अकाउंटेंट ने ला के दे दिया। अब नवाज शरीफ के लेवल का आदमी जो है ऑब्वियसली वो भी कहाँ अपने फाइनेंस चेक करता होगा। हम जैसे जो मिडिल रेंज लोग हैं उनको पता होता है हमारी फिंगर टिप्स में है कि हमारे एहसास कितने हैं। तो मेरे सामने जब मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ, आई एम अ फाइलर और पिछले 7-8 साल से फाइलर हूँ, तो जब मेरे सामने वो जो टैक्स का मेरा लॉयर है वो एक डॉक्यूमेंट भेजता है, साथ उसने असासे अटैच किए होते हैं कि जनाब ये आपके एसेट्स हैं, हम ये डिक्लेयर करने लगे, आप इससे एग्री करते हैं। तो मैं उसको देख लेता हूँ, वो 1 या 1.5 कागज़ में वो एसेट्स आ जाते हैं, एक नज़र डाल के चल जाता है पता कि हाँ जी मेरे ही एसेट्स हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे FBI की तरफ से नोटिस आ गया कि जी आपने अपना एक एसेट जाहिर नहीं किया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कौन सा एसेट जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा जी आपके पता नहीं कोई 16 रुपये या 20 रुपये पड़े हुए हैं और आपने अपना अकाउंट भी जाहिर नहीं किया। तो मैंने कहा कौन सा ऐसा अकाउंट है मैंने जाहिर नहीं किया। तो पता चला जिन दिनों में PTV न्यूज़ में जॉब करता था, 2008 की बात है, 2007 की बात है ये, तो PTV हेडक्वार्टर्स के अंदर मेरा एक बैंक अकाउंट खुला हुआ था। उसके अंदर कोई रह गए थे 16 रुपये रह गए थे, पता नहीं 1,500 रुपया रह गया था। तो वो तो मेरे हिसाब से वो अकाउंट बंद हुए भी अरसा हो गया था, लेकिन FBI ने उस पर नोटिस भेज दिया। लेकिन नवाज शरीफ के केस में ऑब्वियसली उनको नोटिस नहीं भेजा गया कि आपने अपना अकाउंट छुपाया या अपना सासा छुपाया। उनको सर्विंग 2/3 मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर को नॉकआउट किया गया और हमने यहीं से बैठ के बड़े जोश से ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने सुनाई थी जी, नवाज शरीफ साहब को अकामा के अंदर जो है निकाल दिया गया। इमरान खान साहब आप अपना बता रहे हैं कि 16 से 12 अरब रुपए का उनका बजट होता है पार्टी का। तो मुझे इसका क्या पता कि अगर कोई आगे पीछे कोई चीज़ हो भी गई है। लेकिन ऑब्वियसली अकबर एस बाबर की ईमेल्स भी ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन फंडिंग और पता नहीं क्या क्या इमरान खान साहब को इन्फॉर्मेशन दी थी कि जनाब ये हमारी पार्टी में ये सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद जैसे कि आज गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन के फैसले में आया, 5 साल तक मतवातर इमरान खान ये एफिडेविट देते रहे, ये सर्टिफिकेट देते रहे टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज सारे एहसास ठीक है। अब उन्होंने कुछ लोगों का भी सुनवाया, मुराद अंसारी, बिनिश अफरीदी, अख्तर जावेद, शुएब बसरा, जिसके मतलब ये कहा गया है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो है उनको नॉन पाकिस्तान डिक्लेयर किया। तो बेस्ट फोरम आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि ये लोग तो लग रहे हैं कि पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो दूसरी लिस्ट है जिसके अंदर इंडियंस के नाम भी हैं, क्रिश्चियंस नेम भी हैं, वेस्टर्न नेम्स भी हैं, वो ऑब्वियसली अभी तक नहीं आए वीडियो पैगाम देने के लिए इमरान खान साहब के चैनल के ऊपर या हमें बताने के लिए कि वो पाकिस्तानी हैं। और ये इसके अलावा जो वुडन क्रिकेट क्लब है ऑब्वियसली ये भी इंटरनेशनल है और हुकूमत का जहाँ तक भी, और ये जो UAE से पैसा है वो भी जो है वो इंटरनेशनल है। अगर आपको मैं बता दूँ, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर से जो पैसा है, वुडन क्रिकेट लिमिटेड से जो पैसा है, इसके अलावा UAE के जो वज़ीर थे या जो भी है उन्होंने शेख ने पैसा भेजा, ये भी फ़ौरन उसमें वो पाकिस्तानी लोग नहीं हैं। तो मेरा ख्याल से इसका बेस्ट फोरम सुप्रीम कोर्ट है। इमरान खान साहब की भी मुश्किल आसान हो जाएगी और हुकूमत को भी शिकस्त हो सकती है इसके ऊपर, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर जाए। आज मरियम औरंगज़ेब ने जो बातें की हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। वो मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि वो इमरान खान को नाअहल नहीं करवाना चाह रहे, वो पूरी पार्टी को तहलील करना चाह रहे हैं। ज़रा आप उनकी पहले गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने कानून की जिन शिकों का वो सहारा ले रही है गवर्नमेंट इस वक्त। बड़ा ख़तरनाक रूट है तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी तहलील करने का। और अगर ये एज अ पार्टी तहलील होती है सुप्रीम कोर्ट से तो उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं मेंबरान पार्लियामेंट के ऊपर जो PTI के हैं, मैं आपको वो भी पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन पहले सुन लें मरीम ने क्या कहा। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत PPO जिसको बोलते हैं, उसमें जो सेक्शन 3 के इफ द पार्टी रिसीव्स एनी एड फाइनेंशियल और अदरवाइज फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अ फॉरेन कंट्री और एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स, गैर मुल्की इमदाद लेने वाली सियासी जमात करार पाई है।
हमने 2 चीज़ों का आज फैसला दिया है। एक जो डिक्लेरेशन जिसकी हुकूमत पाबंद है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, उस डिक्लेरेशन का असूली फैसला हो चुका है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार है जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। दूसरा असूली फैसला ये किया गया है कि जितने इसके अंदर क्रिमिनलिटी के अंसर हैं इस फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन के, वो ये कानूनी और आइनी दायरा कार है FIA का। बाकी जो FBR है या स्टेट बैंक है या NAB है उसके मुताबिक इसके ऊपर एक इंक्वायरी हो और उसके अंदर जो जो प्रोसीजर है वो आइन और कानून के मुताबिक फॉलो किया जाए। ये जी जो उन्होंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैं ज़रा आवाम को ब्रीफ कर दूं क्योंकि ये मामला अब मीडिया की जीनत भी बनने लगा है। इमरान खान साहब मीडिया से नाराज़ हैं। मुझे नहीं पता किस मीडिया के हिस्से से नाराज़ हैं क्योंकि कुछ मीडिया तो टोटली उनके साथ है, लेकिन हमारा काम तो ये है कि जो रिपोर्टिंग है उसको कर दें साइड्स लिए बगैर। यही जर्नलिज्म है और यही सच है। जो पोलिटिकल ऑर्डर 2002 जिसको रेफर कर रही है हुकूमत, वो है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसके अंदर है कि इफ़ एनी पार्टी रिसीव्स एनी एड फाइनेंशियल और अदरवाइज फ्रॉम एनी गवर्नमेंट पोलिटिकल पार्टी और फॉरेन कंट्री और एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल। अब इस आर्टिकल 2 को जो है पोलिटिकल पार्टी 2002 को आप 6 से मिला के पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि एनी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन विच इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस ऑर्डर शैल बी कॉन्फिस्केटेड। तो एक तो ये है कि वो रकम जो है जब्त हो जाएगी जो किसी फॉरेन कंपनी, फॉरेन नेशनल, फॉरेन इंडिविजुअल से आई होगी या फॉरेन कंट्री से आई होगी, नंबर 1। उसके साथ अगर आप आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो वो है डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आर्टिकल 2 साबित हो जाए कि आपने फॉरेन इमदाद ली है, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि एक फॉरेन फंडेड पार्टी है तहरीक इंसाफ, तो उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है कि फिर द फेडरल गवर्नमेंट सेटिस्फाई दैट पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन पार्टी, तो इट शैल मेक सच डिक्लेरेशन कि जिसके अंदर आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी जो है वो अंडर आ गई है। एंड विद इन 15 days ऑफ मेकिंग अ डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज 1 ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शैल रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, जो कि अब ये करने लगे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इफ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड डिक्लेरेशन मेड अगेंस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर क्लॉज 1, पार्टी जो है डिसॉल्व हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट मान ले हुकूमत का ये प्ली कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है तो पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक तो आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है, पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि पार्टी डिसॉल्व होगी, उसे इलेक्शन का सिंबल वापस ले लिया जाएगा। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि पार्टी के जितने मेंबर्स हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसॉल्व होती है तो वो सारे के सारे जो है नाअहल हो जाएंगे। अंडर 2002 जो कि पार्टी का ऑर्डिनेंस है उसके तहत तो ये जो डिसॉल्व होती है पार्टी, तो सारे मेंबर्स जो हैं, ख्वाह पंजाब के हैं, KP के हैं, नेशनल असेंबली के हैं, वो 4 साल तक के लिए नाअहल हो जाएंगे। अगर ये आर्टिकल 2002 लगता है, इतलाक होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है 4 साल नाअहल। लेकिन कोई 2017 के अंदर तरमीम कर दी गई थी, उसके अंदर ये लिखा गया था कि अगर पार्टी फॉरेन एडिट साबित हो जाती है, पार्टी अगर तहलील हो जाती है, तो उसके मेंबर्स जो है, ख्वाह वो पार्लियामेंट के मजलिस शूरा के हों, शैल बी डिसक्वालीफाइड फॉर द रिमेनिंग टर्म टू बी अ मजलिस शूरा। मतलब जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी यानी अगले साल अगस्त 2023 तक, तब तक वो सिर्फ नाअहल होंगे, 4 साल के लिए नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि ये मामला 8 साल पुराना है, ये केस शुरू हुआ 2014 में और अकबर एस बाबर ने 2002 का सहारा लिया था, तो अब हुकूमत का प्ली जो है वो यही है कि 2002 का आर्टिकल लगाया जाए जिसके अंदर पार्टी के मेंबर 4 साल तक नाअहल होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे, और फैसला भी जो इलेक्शन कमीशन का है ये 2002 के पार्टी एक्ट के तहत आया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है नंबर 1 कि पहली बात तो ये रिजेक्ट ही कर दे कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है पाकिस्तान तहरीक के साथ, तो मामला ही खत्म। अगर सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाए कि फॉरेन एडेड पार्टी है तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद होगी कि अंडर पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2002 अगर इसको देखती है तो फिर ये जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, ख्वाह वो पंजाब के हों, ये वजारत आला वगैरह सब खत्म हो जाएगी। सिर्फ चौधरी परवेज़ अली अकेले रह जाएंगे 10 मेंबर के साथ। 4 साल तक के लिए पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है नाअहल हो जाएंगे, अनलेस कि ये PTI वाले पहले ही कह देंगे कि हमारा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है फैसला आने से पहले। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको फॉरेन एडिड पार्टी मान के 2017 की तरफ जाती है तो पार्टी फिर भी तहलील होगी, इलेक्शन का सिंबल फिर भी लिया जाएगा, लेकिन पार्टी के मेंबर जो हैं वो 4 साल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अगस्त 2023 तक के लिए नाअहल होंगे। इसके साथ साथ PDM ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। मोहसिन रांझा साहब जो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन्होंने ये मौका इख्तियार किया है। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की अहलियत को चैलेंज किया गया है, 62(1)(f) के तहत उनको नाअहल करार दिया जाए क्योंकि तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ उन्होंने सासों में जाहिर नहीं किए। बहुत वार्म वेलकम बैरिस्टर मोहसिन रांझा, इफ्तिखार दुरानी और मोहम्मद ज़ारुल हक साहब को। ये रांझा साहब, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने तोशा खाना में तो इमरान खान जो है उन्होंने वैल्यू दे के चीज़ें ली है, आगे उन्होंने बेच भी दिए, तो नाअहलियत कैसे बनती है, नंबर 1। और नंबर 2, आप पूरी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ तहलील करने जा रहे हैं जो इस वक्त एक पॉपुलर पार्टी है, आप उसको तहलील किस तरह करेंगे, क्या ग्राउंड्स हैं
पेश करेंगे और फिर ये तो बड़ी गलत रवायत पाकिस्तान में पड़ जाएगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कोर्ट के डिसीजन के जरिए आप तहलील कर दें। और क्या फिर आप 62(1)(f) के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे इस फैसले को लेकर, आप तोशाखाना में जा रहे हैं? राजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब ये है कि इमरान खान ने रकम जमा करा के तोशाखाने से तहफ़ वसूल किए, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि 2019 30 जून 2019 तक के अपने असासाजात इमरान नियाज़ी साहब ने डिक्लेयर करने थे। इलेक्शन कमीशन में सेक्शन 137 के नीचे एक गोशवारा सालाना हर रुकन असम्बली, सूबाई हो या कौमी हो, वो जमा कराने का पाबंद होता है। वो अगर वो जमा ना कराए तो उसकी रुकनीत 16 दिन के लिए 16 दिनों बाद 31 दिसंबर जो भी रवां साल हो उस साल को उसको वो जमा कराना होता है। और अगर वो जमा ना कराए तो 16 दिन बाद 16 जनवरी को इलेक्शन कमीशन तमाम अरकान की जो रुकनीत होती है मुअत्तल कर देता है। आप देखते होंगे कि टीवी प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जनवरी के महीने में ख़बर चलती है 50 मेंबरान ने गोशवारे ना जमा कराए, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई, फिर वो जाके दोबारा गोशवारा जमा कराते हैं। जी जी। वो जो गोशवारा है उसके बीच में हमारे तमाम तफसीलात होती हैं। जिस दिन हम इलेक्शन लड़ते हैं उस दिन से लेके फिर आगे रिकॉर्ड रखा जाता है हर साल के हमारे असासाजात में क्या इजाफा हो रहा है और क्या कमी वाक़या हो रही है। यानी कि सियासत में आने से पहले हमारे असासे क्या थे, सियासत में आने के बाद क्या है, अगर बाद में बने हैं असासे तो वो कहाँ से पैसे आए हैं, तो वो पूरी तफसील जो है, क्योंकि वो बेसिकली आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना में जो वो तो इस टेक्निकल ग्राउंड सारी पता है, आपके पास सबूत क्या है, आपके पास क्या प्ली है कि क्या जो तोशाखाना में तहफ़ उन्होंने खरीदे हैं वो जमा नहीं कराए अपने इलेक्शन उसके अंदर, या उन्होंने बेचे जो है उनको जमा नहीं कराया उन पैसों को? देखिए, जब उन्होंने तहफ़ बेचे और बेचने के बाद उनसे जो तहफ़ हासिल किए तोशाखाने से, अब उसकी दो सूरतें हैं। या तो उन्होंने तहफ़ बेच दिए, जो कि बेचे, अखबारों में खबरें आई कि इस घड़ी वाले को इतने का बेचा, दुबई में बेचा, लाहौर यहाँ पे बेचा, तो 10 करोड़ रुपए उनकी लागत लगी इलेक्शन तोशाखाना से। तोशाखाना ने उसकी वैल्यूएशन की, 10 करोड़ के अगेंस्ट उन्होंने अपनी 20% उसका जो बनता है वो जमा करा दिया। वो 20% जमा कराने के बाद उन्होंने अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जब 30 जून 2019 को वो गोशवारा दाखिल करते हैं, वो जो उनकी असासों में इजाफा हुआ वो उन्होंने अपनी तफसीलात में असासाजात में वो इजाफा ज़ाहिर नहीं किया। अब जब आप इजाफा ज़ाहिर नहीं करते तो वो आ जाता है कंसीलमेंट में, यानी कि उसके नीचे एक हलफनामा होता है कि जो भी आप असासाजात की तफसीलात दे रहे हैं वो ऑन सोलम डिक्लेरेशन होती है आपकी, ऑन ओथ होती है, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। आप ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ की जो लागत है उनकी चीज़ें जो उन्होंने हासिल की वो उन्होंने अपने असासाजात में जमा नहीं कराई, 30 जून 2019 के टैक्स जाहिर नहीं की। तो मेरी बात जब आप जाहिर नहीं करते, जब मेरी बात तो सुन लेना, जब नवाज शरीफ साहब का जब 2018 में नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने बेटे से जो सैलरी ली थी वो इन्होंने जाहिर नहीं की, लिहाजा ये सादिक और अमीन नहीं, और 62(1)(f) में कहा कि जी आपको हम करते हैं। ताकि वो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम किया, पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था उस वक्त भी, लेकिन खैर अब वो वक्त गुजर गया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपने प्रॉपर रूट अपनाया है, आप पहले इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से ताहियात नाहिल करवाएंगे, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहां से करो, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, हम यहाँ से लेंगे डिक्लेरेशन लेने के बाद फिर हमारी उस डिक्लेरेशन के ऊपर इसके अंदर से कई निकलेंगी चीज़ें। इसमें से एक ये चीज़ नहीं निकलेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नायल कराएंगे, इसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस भी आ जाती है, इसमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी आ जाता है, और इसमें टैक्स चोरी भी आ जाती है। ये 3 और जराइम है जो इमरान नियाज़ी ने किए हैं। टैक्स इस तरह चोरी किया जब असासे उनके देखें, आप खुद ये मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को नाजायज़ निकाला गया, और आप कहते हैं कि ये तो फजूल सी बात थी, ये टेक्निकल ग्राउंड। आज आप वही फजूल सी बात पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त, मैं चले आपकी बात मान लेता हूँ, पॉपुलर लीडर थे, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास थी। अब आप एक और पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान को टेक्निकली अगर आप निकालेंगे तो लोगों के दिलों से, तहरीक इंसाफ के दिलों से तो नहीं निकाल सकेंगे आप। और ये रवायत जो आप डालने जा रहे हैं, मेरी बात तो सुने ना सर, पहले मेरा सवाल तो सुन लें सर, सुन तो लें, आपसी बात हो रही है रांझा भाई, एक मिनट तसल्ली। उसके बाद ये इदारे रह जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सारे लीडर तो चले जाएंगे, टेक्निकली फौत हो जाएंगे सियासी तौर पे। आप यही चाहते हैं इस मुल्क में, यही हो?
देखिए, पहली बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब का और इमरान नियाज़ी का केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? नवाज़ शरीफ साहब ने अपने बेटे का वीज़ा जो था वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया था, वो कागजात का हिस्सा था, छुपाया नहीं था। जिस वीज़े की तनख्वाह बाद में निकाल के लिए कि जी इस वीज़े को जब इशू किया गया कामा को, इसके ये इशू करने की बेसिस थी कि आपको उस कंपनी की वजह से हुआ, कंपनी के कागजात में से निकाला गया कि जी ये 2000 के 3000 रियाल तनख्वाह भी थी। वो तो एक इस तरह की टेक्निकल चीज़ है। यहाँ पे तो नीयतन एक बंदे ने नीयतन अपने एहसासे छुपाए, और आपको पता है ये एहसासे निकले किस तरह बाहर। ये एहसासे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 2022 में मियाँ गुल औरंगज़ेब की जजमेंट आई है जिस पे उन्होंने पाकिस्तान दिनों में सर आगे चलते ना मोहसिन भाई, टाइम जरा बचाते हैं अपना और मेरा। ये तो बदनीति है ना, ये तो जेन्युइन मेलाफाइड है ना, ये तो झूठ है, फरेब है, मकारी है। सर आपके कहने से ना इमरान खान झूठा साबित हो रहा है ना फरेबी साबित हो रहा है, साबित करना है। इलेक्शन कमीशन बाउंड है इसके अंदर, वो तो हम गए इलेक्शन कितने दिनों में डिक्लेरेशन देगा? बाउंड है जी। देखें आर्टिकल 63(2) के नीचे इलेक्शन कमीशन बाउंड है 90 दिनों में, और वो 90 दिन का आगाज आज 4 अगस्त से हो गया है। अच्छा, अब 90 दिन के बीच में आर्टिकल 63(3) के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है। दूसरा सवाल ये है कि आप जो इनका सर्टिफिकेट है 5 साल का, इलेक्शन कमीशन के जो इनके जो असासाजात पार्टी के जो फंडिंग उस पर नहीं जा रहे आप, हुकूमत उस पर नहीं जा रही आर्टिकल नहीं। वो तो देखें वो भी केस है, वो एक अलहदा केस है। अभी आपको मजे की बात बताऊं, वो अलहदा केस है, ये अलहदा केस है। और अभी आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, मसूफ ने सिर्फ ये चीज़ें जो हैं ये छुपाई सिर्फ 2019 के गोशवारे में नहीं है, 20 में भी छुपाई हैं, 21 में भी छुपाई हैं, और 22 में भी जो आने वाला है उसमें भी डिक्लेयर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर ना करता तो ये चीज़ें कभी भी पाकिस्तानी अवाम के सामने नहीं आती। और अपने एसेट्स के बीच में उन्होंने करोड़ों रुपए, तो 10 करोड़ की मैंने आज बात की ना एक गोशवारे। सर आपका पॉइंट आ गया। अभी ये 20-30 करोड़ पे बात जानी है। और राजा साहब वो तो बात ये है कि चाहे 1000, अब जो आप लोगों ने टेक्निकल ग्राउंड स्टैब्लिश कर दी, तो 1000 भी छुपाया हो तो फिर तो भाई इस मुल्क में सियासत नहीं हो सकती। मैंने हिसाब लगा लिया। अच्छा, ये मैं मीडिया में ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रवायत डाली ना। हम तो इमरान नियाज़ी को कहते थे कि ये बातें पार्लियामेंट में बैठ के करो। चले, हम ये तो पॉइंट कहते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। भाई पहले आपसे मेरा एक आप इससे पहले कि आप ऐसी तैसी करें उसकी इलेक्शन कमीशन की या मोहसिन राजा साहब की, मेरा आपसे एक ऑब्जेक्टिव सवाल है। आपको आज ये रियलाइज हो रहा है कि कम से कम ये 62-63 ये जो लगाया गया, तो बिलावल भुट्टो ने ये बात सही कही है कि 58(2) भी आप जानते हैं उसकी तारीख है। 88 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट, 85 बल्कि आप लगा लें, 88 के अंदर पहले जुनेजो की गवर्नमेंट तोड़ी जनरल ज़ियाउल हक ने उस 8वीं तरमीम के जरिए, फिर 90 के अंदर बेनज़ीर की गवर्नमेंट गई उसके जरिए, फिर नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट गई, फिर बेनज़ीर की दूसरी गवर्नमेंट गई, फिर जो उसके बाद जब ये ख़त्म कर दी जरदारी साहब ने 8वीं तरमीम जो थी, उसके बाद आप देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, नवाज शरीफ साहब गए। अभी करप्शन की बात ही मैं कर रहा, वो आप कहते रहे मुंह भर भर के नवाज शरीफ करप्ट है, उसका कोई मुवाजना नहीं इमरान खान से, ये वो। मैं ये कह रहा हूँ आज आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अदालती इदारों को ये हक नहीं होना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर अवाम की उससे इलेक्ट होकर आया हो, या इमरान खान जैसा लीडर जो अवाम का पॉपुलर तरीन लीडर है, उसको इस तरह टेक्निकल ग्राउंड में 62-63 डाल के जो जनरल ज़ियाउल हक ने डाली थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको फारिग कर दिया जाए। आज आप ये रियलाइज़ करें, से पहले इस सवाल का जवाब दें, फिर मैं आऊँगा डिटेल्स के ऊपर। ये आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, ये आज भी ये क्लॉज लगनी चाहिए सब पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल होनी चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये क्लॉज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर इस्लाम भी लागू है और जमहूरियत के कवानीन भी लाजमी हैं। जब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, जिसमें इस्लाम भी है हमारे ऊपर जो है लागू होता है, और जमहूरियत का जो है जो हमारा आइन है वो भी लागू हो रहा है, 2 कवानीन लागू हो रहे हैं, उसमें सादिक और अमीन होना बड़ा ज़रूरी है। और रही ये जो केस आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसमें ना फवाद चौधरी ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को बददियानत जो है वो लोगों को बाबर करवाना इतना ही मुश्किल है जितना कि नवाज शरीफ को ईमानदार साबित कराना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है कामरान भाई, उसका नाम है वैक द डॉग, ये 96 में आई थी। अच्छा, आप आई एम श्योर जितने मीडिया के लोग हैं वो उन्होंने देखी होगी। वैक द डॉग में ना आ जाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट पे स्कैंडल आ जाता है। Okay. तो उसके जो मीडिया एडवाइज़र होते हैं, जिस तरह रांझा साहब हैं, बाकी एडवाइज़र हैं, वो कहते हैं कि जी हम ना जी हाँ वैक द डॉग है, वो कहते हैं कि जी आप इस तरह करें ना, यू क्रिएट अ वॉर। वो कहता है प्रेसिडेंट कि यार वॉर तो है ही नहीं है। उन्हें कहा वील क्रिएट वन।
अच्छा। उन्हें किधर करेंगे हम वॉर? उन्हें कहा अल्बानिया में, उन्हें कहा अल्बानिया में, उन्हें कहा तो उधर कुछ है ही नहीं है। उन्हें कहा नहीं, उनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हम क्रिएट करेंगे। एंड फाइनली द इलेक्शन हैपन्स, वो प्रेसिडेंट का पूरा जो है स्टोरी, वो इलेक्शन जीत जाता है। सो दे हैव क्रिएटेड अ गुड वैक द डॉग स्टोरी। अच्छा, ठीक है जी। लोगों का इनका ख्याल ये है कि 1996 की जो फिल्म है वो 2022 में चलाने से लोग मैं आपकी बात से, देखें आप जानते हैं कि मैं आपकी बहुत सी चीज़ों से एग्री करता हूँ, पर्सनली भी और ऑन एयर भी। लेकिन सर एक बात ये है कि ये सादिक और अमीन होना, इसका तो मतलब ये आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे ये कह सकते हैं कि तमाम मेंबर पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, बता चले ख़यानत की बात तो आप छोड़ देते हैं, सादिक का मतलब ये है कि जिसे कभी झूठ ही ना बोला हो। और चले मैं इसको ये भी कदगन लगाया था कि जब इन्होंने ओथ लिया उसके बाद झूठ नहीं बोला। सर कोई मेंबर पार्लियामेंट ऐसा है जिसने ओथ लेने के बाद मेंबर पार्लियामेंट का झूठ ना बोला? मतलब ये क्या क्लॉज है यार? देखिए वो जो बाहर के मुल्कों में लगी हुई है वो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जब आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, लोगों के उस पर बैठे हुए हैं, तो आप आगे पीछे बात ना करें, झूठ ना बोलें। लेकिन आपको लगता है कि सादिक का मतलब तो ये कभी भी झूठ ना बोला हो, इवन पर्सनल ट्रेड में भी बोला हो। इतना ऊंचा लेवल ले गए आप उसका जो कि अहले सल्लम की ज़ात से मंसूब है, तो ये तो सर वैसी रेप्लिकेट कोई फॉलो ही नहीं कर सकता ना, ये इंसानी और साफ पे ही नहीं आता। आप कह रहे रखना चाहिए इसको, फिर रखना चाहिए तो फिर आप उस तलवार से गुजरे। फिर अब ये जो बना के बैठे हुए हैं ये सारे, देखिए मेरी बात, जो आपकी बात जो है उसमें ये एक बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि एक ये मुल्क जो था ना जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो ख्वाब था कि जी ये एक आइडियल मुस्लिम स्टेट क्रिएट होगी। पैन इस्लामिज़म जब ऑटोमन को तोड़ दिया, ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने तोड़ दिया था, तो उस वक्त अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा। ठीक है, बस टाइम कम है, मुझे जल्दी क्विकली आगे जाना है। असल में आज इमरान खान साहब टाइम लेके, आई एम सॉरी मेरे पास टाइम कम है, दोबारा आता हूँ मैं, अब रिक्वेस्ट है आपसे, दोबारा आता हूँ मैं। इज़हारुल हक साहब, इमरान खान साहब की स्पीच से आपको क्या लगा है? वो कह रहे हैं 16-18 अरब रुपए का बजट जो है मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। दूसरी तरफ नून लीग वाले कह रहे हैं जी हमारा जो लीडर था उसको भी क्या पता, उसने भी अकाउंटेंट के कहने पे वो कामा जमा करा दिया था। आपको क्या लग रहा है, इमरान खान तोशा खाना में या बाद में इसमें और इनकी पार्टी आपको तहलील होती नजर आ रही है? योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। शुक्रिया कामरान साहब। अपनी बात करने से पहले और आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। सर गुजारिश है कि ये सादिक और अमीन का जो लफ्ज़ हैं दो, ये डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, ये लुग़वी मसला नहीं है, ये इस्तिलाह है। दिस इज़ अ टर्मिनोलॉजी meant only and only for one person। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। तो खुदा के लिए जी मैं कहता हूं कि पूरी कौम को एहसास होना चाहिए कि खुदा के लिए इस इस्तिलाह का इस्तेमाल हम जैसे या इमरान खान जैसे या किसी भी आम आदमी के लिए ये ना करें। अच्छा, अब जो मैं आपका जो सवाल है वो ये कि हुजूर मसला ये है कि सुई जो है वो कमरे में गुम हुई है और पीडीएम वाले वो सुई फुटपाथ पर ढूंढ रहे हैं इसलिए कि रोशनी वहाँ है और कमरे में रोशनी नहीं है। ये जो बातें हैं सारी इमरान खान को नाअहल करने वाली, पार्टी को डिसॉल्व करने वाली, ये बिल्कुल गलत बातें हैं, ये गैर सियासी बातें हैं। आपने पहले वली खान की पार्टी को, नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया था, उसका क्या नतीजा निकला? वो पार्टी एक नाम से एक और नाम से, देखिए साहब वो कह रहे हैं कि हमारे इमरान खान साहब, आप इन प्रिंसिपल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन आप नून लीग वाले कह रहे हैं हमारे 2/3 का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर टेक्निकल ग्राउंड में आपने फारिग कर दिया, तो हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्यों ना फारिग करें टेक्निकल ग्राउंड में? या तो फिर उसको भी आप गलत करें। एक गलती जो है वो दूसरी गलती नहीं यार, एक गलती दूसरी गलती भाई देखिए ये तो मैं और आप सोच सकते हैं ना, ये तो पॉलिटिशियंस हैं, पावर पॉलिटिक्स है। ये तो कहेंगे या तो फिर उसकी गलती भी ठीक करें, नवाज शरीफ को भी कहें कि ताहियात नाअहल नहीं है, तो फिर ठीक है हम भी को नहीं करते। आप पहले मेरा पूरा आर्गुमेंट सुन लें। जी सर। देखिए इमरान खान जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक तो नफ्सियाती लड़ाई है, वो उनके एक दो टूल्स हैं। वो एक बात को जो गलत है या सही है इतने तवातर से कहते हैं कि लोगों के दिल पे वो खुद जाती है, वो सही साबित हो जाती है। दूसरा ये कि वो अवामी लहजे में खिताब करते हैं, वो एक अवामी लड़ाई लड़ रहे हैं और पीडीएम जो है वो उनका मुकाबला सोशल मीडिया पर और नफसियाती मैदान में नहीं कर सकती। इसका फैसला तो आप जब कोर्ट में होना ना। बैन करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है, मैं आपसे एग्री करता हूँ बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीडीएम चले सोशल मीडिया में मुकाबला नहीं कर सकती इमरान खान का, पीडीएम जो है इलेक्शन में भी मान लेते मुकाबला नहीं कर सकती,
लेकिन ये तो कतई नजर है ना, अब वो 2/3 मेजोरिटी प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ, तो वो तो पॉपुलर तरीन बंदा था अपने हिसाब से, उसको इलेक्टेड पॉपुलर लीडर था, टेक्निकल ग्राउंड में फारिग कर दिया गया उसको। कोर्ट के अंदर तो ये नहीं चलेगा कि इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर तो केस था चले इनके ऊपर, उसके लिए तो आप कानून चेंज करना पड़ेगा ना। जब आप कानून चेंज करेंगे नाअहलियत का, तो फिर वो नवाज शरीफ का भी आपको नाअहलियत खत्म करनी पड़ेगी। तो क्या आप इमरान खान की खातिर, आप और मैं, मेरी बात सुनिए सर, आप और मैं इजहार साहब कानून चेंज करने को तैयार है कि इमरान खान नाअहल ना हो क्योंकि वो पॉपुलर तरीन लीडर है, और फिर जब कानून चेंज करने को तैयार है तो फिर नवाज शरीफ भी नाअहल नहीं है। इंसाफ तो फिर यही है ना सर, आप चाहें या मैं चाहूं या ना चाहूं। आपका आर्गूमेंट सही है कि टिट फॉर टैट के जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी होना चाहिए। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे पीडीएम को और नून लीग को नुकसान होगा, वो बिल्कुल बैठ जाएगी। पूरी जो पीटीआई है ये एक नए दामन झाड़ कर उठेगी और एक नए जोरों शोर से आएगी। मेरे साथ ही रहिएगा रांझा साहब, आपको अंदाजा हो रहा है कि ये आपके लिए कितना बुरा हुआ अगर इमरान खान की पार्टी तहलील कर दी, उसको नाअहल करार दे दिया, जो इजहार लक साहब कह रहे हैं। आप दिलों से नहीं निकाल सकेंगे इमरान खान को अवाम के। देखिए, मुझे तो डॉक्टर ज़ारुल हक साहब तज्जिया निगार आपने लिखा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है एक तज्जिया भी थोड़ा सा होता है कि बैलेंस्ड होना चाहिए, लेकिन इस तज्जिया में जो बैलेंस था वो मुझे ज़रा कम नज़र आया, ज़्यादा झुकाव इनका पीटीआई की तरफ है। लेकिन इनका तज्जिया है, इनके अपने यार मोहसिन साहब ये ना किया करें, उनका अपना तज्जिया है, वो पीटीआई वाले उनको कह रहे होते हैं कि आपका झुकाव, ये ना किया करें प्लीज। आप भी इमरान खान साहब की तरह ना मीडिया में चले, मैंने अपनी मैंने तज्जिए पे देखिए ना, मैंने एक बात की, वो कहते हैं कि आप एग्री ना करें। देखिए राजा साहब आप एग्री ना करें, अब आप अपना जवाब देना यार, आप क्या कर रहे हैं यार, ये ज्यादती है। मेरी आप बात सुने ना, मेरी आप बात तो सुने ना, मैं आपको इसको रीजन भी दे दूं, मैं थोड़ा रीजन दे दूं। अगर ये अपनी बारी पे कर लीजिएगा, आप अपनी बारी पे ले लीजिएगा डॉक्टर साहब, अपनी बारी पे ले लीजिएगा, सब्र से सुन लेना। मैंने आपको सब्र से सुना, थोड़ा सा तहम्मुल से आप मुझे भी सुन लें। बोले मैंने ये क्यों कहा, ये कहते हैं कि पीटीआई के खत्म होने के साथ और इमरान खान के नायल होने के साथ ये एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी। ठीक है जी, मेरी बुनियाद ये है कि अगर पहले तो बात यह है कि ताकत अगर बन के उभरनी होती तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पूरा इस्लामाबाद जो है ना वो जैम हो जाता और वो लाखों करोड़ों का। इमरान खान एक इखलाकी जंग जो है वो हार चुके हैं, क्योंकि इखलाकी जंग इसलिए हारे कि जिस तरीके से वुटन क्रिकेट क्लब के पैसे इकट्ठे किए गए, आप हकीम सईद को नहीं जुटला सकते। वो 1997 में बोल रहा है, डॉक्टर इसरार 1997 में बोल रहा है, कहानियों पे उसके बाद 2013 में क्या हो रहा है सर, ये हकीकत है। राजा साहब आप लोग इजाजत दे दें, ब्रेक लेके वापस आ रहा हूं, प्रोग्राम कंटिन्यू करूंगा यहाँ से, बहुत सी अहम बातें। और इफ्तिखार साहब से पूछना है कि सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी साहब जो है वो शोहदा के जनाजे में क्यों नहीं थे, ये बड़ा अहम सवाल है, एक ब्रेक के बाद। मुझे जी कुछ लोगों के लिए लंदन जाना है, क्योंकि वहाँ से खबरें आ रही है कि नवाज शरीफ साहब सख्त नाला है अपनी पार्टी से, और हमजा शहबाज की सरदरिश के लिए उसको लंदन उनको बुला लिया है। अजहर जावेद साहब, नवाज शरीफ साहब क्या इस वजह से नाला है कि पंजाब के अंदर जो 3-4 महीने की पुअर गवर्नेंस की हमजा शहबाज ने, या इस वजह से नाला है कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ वो चाह रहे हैं केस बने, पीडीएम उस तरह का केस बनाना नहीं चाह रही? क्विकली बता दें, वक्त की किल्लत है, क्यों नाराज है भाई वो पार्टी से? कामरान मैंने वजाहत करनी है सर, एक मिनट आ रहा हूँ अजहर जावेद के बाद। इस नवाज शरीफ साहब जो है वो, एक तो पहले बता दूं कि वो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं और अगले चंद हफ्तों में वो आपको पाकिस्तान में नजर आएंगे। दूसरा वो नाला इस बात से है कि जो वो पॉलिसीज यहाँ से देते रहे या जो बातें वो कहते रहे, उनको पार्टी के कुछ लोगों ने नहीं माना। जैसे हुकूमत लेने का फैसला, बजट के से पहले हुकूमत छोड़ने का फैसला, तो वो उन्होंने यहाँ पे कहा कि जब मैं कहता रहा हूँ तो तब आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। हमजा शहबाज साहब भी आ रहे हैं और भी लीडर यहाँ पे आएंगे, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे आए, तो आने वाले चंद दिन जो है नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब की ग्रिप जो है अपनी पार्टी पे से कम हो गई है, आप यही कह रहे हैं? ग्रिप कम नहीं हुई, क्योंकि वो उन्होंने जमहूरियत के तहत लोगों को सुना है और जो एक शरीयती फैसला होता था उस पर वो अमल करते थे। तो फिर वो गुस्सा हमजा शहबाज पे क्यों निकाल रहे हैं? वाशिफ साहब को यहाँ बताया है, हाँ जी, कोई निकाल नहीं रहे हमजा शहबाज को, ये गलत खबरें भी हैं, वो सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं। हमजा शहबाज अपने भाई को भी अच्छा मेरे भाई ये बताएं कि पाकिस्तान आने की जो तैयारियां आप कह रहे हैं 3-4 हफ्ते में, कुछ हफ्तों में आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो इस्लामाबाद लैंड करके सीधा अदालत जाएंगे? क्योंकि पंजाब में तो आपको पता है जेल के रास्ते सारे खुले हुए उनके लिए। मैं आपको पहले बता दूं, ये ना उनको खबरदार कोई ना करे, आप लोग पकड़वा दें उनको इधर, सीधी सी बात है भाई।
वो पूरा जो है अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करके आएंगे। और ये मोहसिन रांझा साहब भी यहाँ पे थे, उनकी से भी इनकी बात हुई है, अपने लीगल चीजें मुकम्मल करने के बाद रुक जाए रांझा साहब, क्या ऐसी चीज है जो नवाज शरीफ साहब अगर फौरन आते हैं तो वो जेल नहीं जाएंगे? क्या आपके पास ऐसा केस है? क्विकली बता दें जरा। देखिए नहीं, आपके पास उस पे है कि आप अपनी वो जो प्रोटेक्टिव बेल होते हैं वो आप करा सकते हैं, और उसके बाद आप फिर मुतलका अदालत में पेश होके वहाँ पर आप दोबारा से दरखास्त दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, और वो आपका राइट है। उसके बाद प्रोटेक्टिव फिर बेल। अदालत सर मेरे साथ रहिएगा जरा, मेरे से कोऑपरेट करें। इज़हारुल हक साहब, मैं इफ्तिखार साहब को जानना चाहता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्विकली बताएं, 10 सेकंड है आपके पास जी। इफ्तिखार साहब, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और दूसरी बात यह है कि भाई मैं तो जुलाई अगस्त 2018 से पीटीआई के खिलाफ लिख रहा हूँ और टीवी पे बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं उनके हक सर ये पढ़ते नहीं ना है, इनका कसूर नहीं है। आपको डायनेमिक्स की बात जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इस तरह एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार भाई ये बताइए कि सुप्रीम कमांडर, हमारे जरा मौजूद चेंज है, लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने सवाल किया, वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल का जनाजा हुआ, मेजर जनरल का जनाजा हुआ, ब्रिगेडियर का जनाजा हुआ, वहाँ पूरी पाकिस्तान की क़यादत आई हुई थी। चले इमरान खान साहब का तो हमें पता है कि वो तो आते नहीं इस तरह के जनाजों के अंदर, वो तो नईमुल हक साहब के उसमें भी कहते, चलो उसकी कोई बात नहीं। सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान जो थे आरिफ अलवी साहब, वो क्यों नहीं थे शोहदा के जनाजे के ऊपर? ये मेरा आपसे सवाल है सर, या रिएक्शन का खौफ था, नहीं आए? सर नहीं, हमारी पूरा डेलीगेशन वहाँ पे मौजूद है। रिएक्शन किस बात का आना है? सारे लोग पाकिस्तान में फिर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। आज 31 शहरों में लोग निकले हुए थे पूरे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ शोहदा के जनाजे पे सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान के आरिफ अलवी क्यों नहीं थे सर? ये सवाल है, व्हाई नॉट? मेरा ख्याल है कि उनके स्पोक्स पर्सन से पूछ देखें, वो फैमिलीज के पास साथ रेगुलरली जाते हैं दुआ करने के लिए, और मेरा ख्याल है फुटेज भी मौजूद है। भाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसका जवाब जरूर दें कौम को कि क्या उनको ये अंदेशा था कि वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स की है तहरीक इंसाफ ने इदारों के ऊपर, उस वजह से शोहदा की फैमिलीज़ का रिएक्शन था? क्योंकि आप वोट लेने के लिए तो फौज की सारी फैमिलीज़ को कह रहे होते हैं कि 25 तारीख को आपके प्रोटेस्ट में भी आएँ, आपको वोट भी दें, लेकिन जहाँ पाकिस्तान के शोहदा, वो किसी एक पार्टी के शोहदा नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के शोहदा है। आपने वहाँ पे सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज के आरिफ अलवी साहब, वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। और इस पर आरिफ अलवी साहब को सवाल पूछना चाहिए कौम को। मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं थे भाई? आपकी जिम्मेदारी थी वहां जाना, या आपको रिएक्शन का खौफ था इसलिए आप नहीं गए? जवाब तो देना इसका, मुझे दीजिए। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।